अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस ज़हीर और आज मेरे साथ मिर्ज़ा साहब हमारा सेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि पीपीएस के अंदर जब कोई हमारे पास कोई इस तरह की रिसोर्सेज ऐड होते हैं जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज इन्फॉर्मेशन, और हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को टाइम टू टाइम अवेयरनेस वीडियोस, मैसेजेस और वो तमाम तर कंसर्न जो कस्टमर इस टाइम यहाँ बैठे हैं या फिर ओवरसीज़ हैं, तो उनके पास काफ़ी सारी इश्यूज़ होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, और उसको फिर वो करके कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर को ऐड करके और फिर डिसाइड कर रहे होते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो मिर्ज़ा साहब, आप भी माशाल्लाह एक ओवरसीज़ कस्टमर थे और रहे में आप ओवरसीज़ में, तो आपकी नज़र में जब ओवरसीज़ बायर से वर्किंग कर रहे होते हैं तो वो क्या चीज़ और क्या इश्यूज़ और क्या चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं? मैंने तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 20 साल ओवरसीज़ गुजारे और मैं आई माई सेल्फ इज़ बेसिकली मलेशियन सिटीज़न एज़ यू नो। अच्छा, जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जब हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम बहुत मेहनत से ना अब एक इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में लोग ये समझ रहे होते हैं कि जी हमने वहाँ दरख्त लगाए हुए हैं, ठीक है। हमारे लिए भी वो इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना पाकिस्तान में लेके चीज़ें चल रही होती हैं और लोग ख़रीद रहे होते हैं चीज़ों को। तो जो मेन कंसर्न्स एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं जी। अब ट्रस्ट इश्यूज़ में एक देखें, जिस तरह मैं मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रॉपर्टी लेनी है तो सबसे पहले मैं अपने क्लोज रिलेटिव्स को देखूंगा कि मेरे क्लोज रिलेटिव्स में कौन पाकिस्तान में बैठा हुआ है जो मुझे प्रॉपर्टी की तरफ रेफ़र करे और मुझे उसमें धोखा ना हो। क्योंकि मैंने तो देखें, शायद मैंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में ना गुजारनी हो, लेकिन एंड ऑफ द डे बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, या बंदा ये कहता है कि चलो यार एटलीस्ट रेंटल इनकम आती रहेगी और वी कैन पे अवर एक्सपेंसेस हेयर, जो भी हम ओवरसीज़ में रह रहे होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा पहला इशू जो हमें आता है वो ट्रस्ट का आता है। लेकिन मिर्ज़ा साहब, उसमें जो आप रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो क्या जब रिलेटिव्स को पता चलता है कि यार ये बंदा, तो वो भी तो उधर आपके यही देख रहे होते हैं ना कि यार ये तो बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, यूरो डॉलर और रियाल दरम में कमा रहा है, तो वो जब आपको खुदा ना खास्ता, हमारे साथ ये हुई हैं चीज़ें, हमने देखी हैं, देखो जब ओवरसीज़ कस्टमर्स के रिलेटिव्स आ जाते हैं ना बीच में, तो वो पहले दिन ये बात करते हैं कि कुछ चीज़ें हमारा भी एडजस्टमेंट रखनी है। और ये हर आए दिन दूसरी एक बात है, बहन जो है वो भाई को नहीं छोड़ती, भाई बहन को नहीं छोड़ा, हस्बैंड वाइफ को नहीं छोड़ा, वाइफ हस्बैंड को नहीं कर रही, तो वो चीज़ें जो है ना ये वाली खैर हो रही होती हैं। लेकिन आपका जो ओवरसीज़ वाला एक है, हमारे जैसे अपनी एक अपीयरेंस है इस टाइम मार्केट में, हमारे सोशल फोरम्स के ऊपर, मेरे ख्याल से ओवरसीज़ को ये करना चाहिए कि वहाँ पे बैठ के ये थोड़ा सा देखें कि अपीयरेंस क्या है इस टाइम जिस कंपनी को चूज़ करना। ऐसा ही है, मैं दूसरा उसी पे आ रहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हम अपने रिलेटिव्स या इमीडिएट रिलेशंस को ट्रस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी वाइफ यहाँ रह रही हैं, जिनके डेफिनेटली बेगम का और मियाँ का तो एक अलग रिश्ता है, मियाँ बीवी का, तो उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। फिर भाई डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, ये सीन हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब बंदा वहाँ रह रहा होता है ना, वो वैसे भाई 50% जो है ना वो अपने दिल को मार के बैठा हुआ होता है वहाँ पर। और उसको वो, क्योंकि देखिए वो हर त्यौहार को, हर फेस्टिवल को मिस कर रहा होता है। उसकी एक मेमोरीज होती हैं उनके रिलेटिव्स के साथ, जिसमें वो बड़ा होकर बाहर जाता है कमाने के लिए या जो कर रहा होता है फैमिली के लिए, तो वो कहता है कि भाई वो ही मेरा सब कुछ है, और उसमें वो मार खा जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर ये है कि बंदा पूछताछ करता है, और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं माशाल्लाह। पीपीएस इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म और ये ग्रो कर रहा है दिन ब दिन। सो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे तो बंदा कोई एक कंसल्टेंट के साथ बंदा लग कर 15-20 दिन के अंदर अगर कोई उसको चीज़ समझ में आ रही है तो बंदा कर सकता है। अगेन पेमेंट इश्यूज फिर भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने अगर पीपीएस के प्लेटफॉर्म से कुछ लेना है और मैं पीपीएस को पहले से नहीं जानता, अब मतलब मैं जानता हूँ और मैं बाहर चला गया, दैट इट्स ओके फॉर मी, मैं आपको जानता हूँ, दैट्स ओके। लेकिन अगर मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके बहुत एड्स देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, आपकी बड़ी अच्छी तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी जो वीडियोज़ आ रही हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं फिर भी अगर आपको पेमेंट करवाऊंगा ना, मैं किसी को भेजूंगा, मैं कहूँगा यार ये वैसा वहाँ पर होते हैं, उनको ये पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये एक मेन फैक्टर है, ये है। फिर दूसरा, कभी कभी ये चीज़ें भी आ जाती हैं डॉक्यूमेंटेशंस के हवाले से, क्योंकि बीच में एम्बेसीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, पावर ऑफ अटर्नीज होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो भी कभी कभी ना हम लोगों को मसले फेस करने पड़ते हैं कि अगर आपने ट्रांसफ़र करवानी है या लेनी है या देनी है, तो ये मसले आ जाते हैं इन चीज़ों में। तो बाकी ओवरऑल यही 2-4 मसले हैं जो आते हैं, या फिर बंदा खुद आए और ख़ुद आके आपसे प्रॉपर्टी को बाय करे, या किसी भी जो भी वो समझ रहा है कि बेहतर प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। मिर्ज़ा साहब, मैंने एक चीज़ ये देखी है कि जो हमारे कुछ गल्फ़ वाली साइड वाले कस्टमर्स हैं ना, उसमें ये होता है कि इस टाइम जो सोसाइटीज़ या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ ऐसी आई में मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स
जिसकी बैकएंड के ऊपर जाके अगर वर्किंग करके देखा जाए तो वो उसमें उतनी जान नहीं होती है, और उनकी डॉक्यूमेंटेशन या फिर उनकी लैंड ओनरशिप और बाकी जो चीज़ें प्लानिंग के अंदर होती हैं वो साइड पे कर दी जाती हैं, और कस्टमर सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान देख के वो चीज़ कंसीडर कर होता है। बहुत सारे देखें, हम लोग चाहते हैं कि हमारा हर पाकिस्तानी जो है उसका पैसा सेफ हो। ऐसे ही है। हम लोग ये वीडियोस के अंदर अक्सर मैसेज कर रहे होते हैं, डायरेक्टली नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे हमें भी चैलेंजेस फेस करने को मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग अवेयरनेस वीडियोस बना रहे होते हैं कस्टमर्स के लिए कि भाई आपको ये चीज़ें करनी है, आप लोग ये पूछें, देन अगर आपको कोई वैलिड कंसर्न आपका रहता है फिर भी आपको सोच के इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसे ही। और इस टाइम जो आप लोकल पाकिस्तान में चले जाते हैं तो बिल बोर्ड्स भरे हुए हैं ऐसे। आपकी पूरे पाकिस्तान के अंदर। डेफिनेटली मैं समझता हूँ जो बिल बोर्ड्स भरते हैं ना, तो ये उस कस्टमर के पैसों से मार्केटिंग हो रही होती ऐसे है। ही है। तो ऐसे ही। वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बिल बोर्ड और फिर कोई ना कोई एक आपके पास इस तरह की अब चल पड़ी हैं चीज़ें कि इस टाइम कोई एक एक्टर को आप ऑन बोर्ड कर रहे हैं, एक क्रिकेटर को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, और वो एक चीज़ के अंदर आके तो फिर आपको एक चीज़ रेफ़र कर रहा है जबकि उसको ना तो उसका कोई स्टेक है एग्जैक्टली। और ना उसकी कोई उसमें बुकिंग होगी, शायद शो कर दिया जाता है कि इसने इसमें एक अपार्टमेंट ले लिया है और इस बिल्डिंग के अंदर एक ये ओनरशिप में है, इसने इधर एक प्लॉट बुक करवा लिया, क्रिकेट ग्राउंड बननी है, सामने इसका प्लॉट होगा, ये हमारा क्रिकेटर है। तो ये वाली चीज़ों को देख के ये जो इस टाइम टूल्स चल रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे बेहतर ये है कि आप ऑन ग्राउंड ऑर्गेनिक और कोई ऐसी सॉलिड चीज़ें रखें कि भाई ये हमारा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, ये हमारी क्वालिटी, ये हमारी प्रोडक्ट है। तो उसका मुझे लगता है कि ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि आप एक कोई फ़िल्मी एक्टर डाल दें और अट्रैक्शन के लिए आप, और हमारे बंदे मुझे समझ नहीं आती लोग क्यों इन्वेस्टमेंट फिर कर जाते हैं। सर इसमें ये है, बस भाई देखें इससे इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग कहते हैं बेसिकली हमारी टर्म में। होता ये है हमारी कौम को ना एक बहुत बड़ा कह लें मसला है, या पता नहीं उनको ये चीज़ पसंद है कि जब तक वो एक बड़ी पर्सनैलिटी नहीं, जब तक उनको कोई बड़ी पर्सनैलिटी धोखा नहीं देती ना, मैं तो ये धोखा ही कहूँगा, धोखा नहीं देती ना, जब तक ये लोग फिर उसमें नहीं आते हैं। अब आप देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े बड़े हमारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे एक्टर्स हैं जो आ रहे हैं। मुझे वाकई आपकी एक बात समझ में नहीं आती इन लोगों की कि यार देखें, चीज़ आपको एक आम बंदा है जिसकी फेस वैल्यू नहीं है उसने ही देनी है। एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पर आके एक बड़े क्रिकेटर ने बैठ के चीज़ नहीं बेचनी है, लेकिन वो ये समझते हैं कि भाई अगर इस बंदे ने ये अगर ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे फॉर मैं पीपीएस की बात कर लेता हूँ, पीपीएस का ब्रांड। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर को थोड़ा सा ज़रूर एक्सप्लेन कर दें कि ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है। ब्रांड एम्बेसडर इज़ बेसिकली जो कि आपकी ओवरऑल, फॉर एग्जांपल अगर आप रियल स्टेट के लिए एक बंदे को हायर करते हैं, आपका फेस वैल्यू होता है ब्रांड एम्बेसडर। वो आपको A to Z लेके चलता है, उसमें डिफरेंट टर्म्स होती हैं। उसमें कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स ऐसे होते हैं उनकी हद तक वो टीवीसी तक की हद तक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया के अंदर भी आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं, कुछ सेल्स में भी होते हैं। उसका स्टेक क्या होता है? ये तो डिपेंड करता है, तो वेरी करता है। मेरे ख्याल से तो उसका जीरो स्टेक होता है। आज उसने इधर का एम्बेसडर है, कल उसने दूसरी सोसाइटी को जाके ऑन बोर्ड कर देना। ऐसे ही। और डेवलपर एंड से समटाइम ये कॉल आ रही थी, हमने ना इसको उठा लिया, ऐसे ही है। हमारा ये हो रहा है, देखें कैसी पर्सनैलिटी उठाई है, और 15 दिन बाद वो किसी और के ऐड पर्सनैलिटी। और उससे हमने ना ये अच्छा वो दूसरा नहीं, आजकल ये भी करना शुरू कर दिया, कहते हैं हमने इनको बाउंड कर दिया 1 साल तक किसी का MOU नहीं साइन करेगा। तो वो ये चीज़ें जो है मतलब आपकी प्रोडक्ट में जान है तो आपको फेस वैल्यू की बजाय आप देखें, आप मुझे बताएं टोयोटा करोला, सिविक, आपका आईफोन, उसके लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर है? उनके लिए कुछ नहीं है, उनकी सिर्फ प्रेजेंस ही है मार्केट नहीं, वो किस वजह से? क्वालिटी ऐसे ही है, क्वालिटी की वजह से है। तो आप सैमसंग की कौन ब्रांड एम्बेसडर आ रहा है इस टाइम? ऐसे ही है। तो आपका पेप्सी कोला के लिए ज़रूर ये समटाइम ऐड कर रहे होते हैं किसी क्रिकेटर को, उनके लिए तो चले वो उस हद तक ठीक है कि वो आए, उन्होंने एक इवेंट आया और उसके लिए वो आके कर गए। लेकिन मेरे ख्याल से जो रियल स्टेट है इसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर की बजाय ब्रांड की अपनी अपीयरेंस होनी चाहिए, ब्रांड होना चाहिए। एम्बेसडर तो साइड कर दें, तो ब्रांड बनने में टाइम लगता है। जब वंस ब्रांड बन जाता है तो फिर उसके बाद आप चल है, आप ऑन नॉन स्टॉप आप अपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आपकी रातों रात सेल हुई होती है। ऐसी है, बहुत सारी आपकी प्रोडक्ट सॉलिड होगी। में वैस भाई आजकल ना लोग शॉर्टकट्स भी देख रहे हैं कि यार अगर ये बंदे ने, अगर हम इस बंदे को लेकर आते हैं, वो इनसे 1-2 करोड़ रुपए ले लेता है और पूरे प्रोजेक्ट को देख लेता है, तो 1-2 करोड़ उनके लिए पीनट्स हैं, यानी वो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। वो एक अपार्टमेंट बेचेंगे, उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक मार्केट में ट्रेंड चल चुका है और आजकल सारे इसी को, खास तौर पर रियल स्टेट में इसी को लोग फॉलो कर रहे हैं। और
इस वजह से इन लोगों की भी चांदी हुई है। और अभी जो है ओवरसीज़ के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कि ये ओवरसीज़ के लिए सिर्फ मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि मैंने बहुत रियल एस्टेट में काम किया है और मैं बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स को जानता हूँ, सारी चीज़ों को जानता हूँ। लेकिन जब से मैं पीपीएस के साथ जुड़ा हूँ, जब से मैं ओवैस भाई के साथ जुड़ा हूँ, मुझे एक डिफरेंट वाइब नज़र आई है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने काफ़ी ऐसे लोगों के साथ काम किया है, वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं। लेकिन यहाँ पीपीएस आके मुझे एक फीलिंग आई है कि ये उवैस साहब जो बैठे हुए हैं, ओनर है हमारे माशाल्लाह, ये दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं और बाद में अपने बारे में सोच रहे होते हैं। स्पेशली इस चीज़ में ना ये है मिर्ज़ा साहब, जो मेन विजन है ना ये है कि पैसे तो बचने हैं, उस तरह से भी बचने हैं, बगैर बचे तो हमने भी काम नहीं करना। लेकिन ये है कि कस्टमर ना हमें जो आके कह रहा होता है ना कि यार देखिए मेरे पैसे ख़राब ना हो जाए, और वो मेरे पैसे जो है ना हलाल से कमाए हुए हैं, और उस जगह पे ना आप उसके ना एक वकील बन जाते हैं। जब आप वकील का काम है आपको कंसल्टेंसी देना, आपको उस केस में से विन करवाना। आप वकील क्यों चूज़ करते हैं? आपको विन करना होता है। तो इस टाइम हर बंदा देखिए हर चीज़ के लिए हर चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं हो सकती। मुझे ऐसे भी लगता है कि कई दफ़ा कई डॉक्टर होते हैं उनके पास उनके बीमारी का इलाज नहीं होता, फिर सेकंड कंसल्टेंट के पास जाते हैं। एक गले का डॉक्टर है ना, और उसको हार्ट का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसने हार्ट वाले को कंसल्ट करना है जी। अच्छा, रियल एस्टेट के अंदर हम लोग रियल एस्टेट के अंदर जो अपनी टीम है उसको एजुकेट भी डेली बेसिस के ऊपर रेगुलरली एक मैसेज एक मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं कि यार हम लोगों ने एक की बजाय 10 के ऊपर करना है, और एक की बजाय 10 जब मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली एक से शायद वो चीज़ जो बच रही है 10 से बच जाएगी। आपके नंबर ऑफ क्वांटिटी भी बढ़ गई, आपकी पाइपलाइन भी बन गई, आपके पास एक लिस्ट भी बन गई, आपकी रेफरेंस भी हो गए। और आज जो कस्टमर आते हैं ना पीपीएस के ऊपर, कल रात की बात है, कस्टमर आए वो कहते हैं कि मैं कनाडा हूँ, मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूँ, मैं कनाडा से 100 रेफरेंस दे दूँ आपको, तो फिर आपको ट्रस्ट हो जाएगा। तो ये है कि आप जब अच्छे के लिए प्लान करके चल रहे हो तो आपने लंबा खेलना है, तो फिर आपको अपनी जो प्रोडक्ट है, आपको जो अपनी अपीयरेंस है उसको क्रेडिबल बनाना है और ब्रांड बनाना है। तो ब्रांड बनने में टाइम लगता है, और अल्लाह का शुक्र है आज पीपीएस की एक मार्केट के अंदर वर्थ है, और हमारे कस्टमर्स को पीपीएस कि जो अंडर अम्ब्रेला जिन लोगों ने हमसे सर्विसेज ली हैं उनको आइडिया है कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या हमारा विजन है। और बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे कोई नया सेशन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।